लेप्रेसी इतिहास की और आज की भी एक भयानक बीमारी। इंसानियत को परेशान करने वाली सारी बीमारियों में से बहुत ही कम लोग इस लेप्रेसी या कुष्ठ रोग कही जाने वाली बीमारी के शिकार होते हैं। ये बीमारी इतनी भयानक है कि इंसान का हुलिया ही बदल के रख देती है। बीमारी से पीड़ित बहुत से लोग तो अपनी बॉडी के बहुत से हिस्सों को भी खो देते हैं। इस कुष्ठ रोग ने 4000 से भी ज्यादा सालों से इंसानियत पर अपना असर डाला है। प्राचीन चीन, मिस्र और भारत की सभ्यताओं में ये बीमारी पाई जाती थी। फिलिस्तीन के प्राचीन यरूशलेम शहर के बाहर मौजूद एक मकबरे में खोजे गए एक पुरुष के कफन में लिपटे शव के अवशेषों से लिया गया डीएनए ये दर्शाता है कि वो पहला शख्स था जिसे लेप्रेसी या कुष्ठ रोग की बीमारी हुई थी। साल 1995 में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से कुष्ठ रोग से विकलांग यानी शरीर के हिस्सों को खो चुके लोगों की संख्या 2 से 3 मिलियन 20 से 30 लाख के बीच में थी। पिछले 20 सालों में तकरीबन 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोगों को इस लेप्रेसी या कुष्ठ रोग की बीमारी से मुक्त किया जा चुका है। आज भी पूरी दुनिया में भारत, चीन, रोमानिया, मिस्र, नेपाल, सोमालिया, लाइबेरिया, वियतनाम और जापान जैसे देशों में कुष्ठ बस्तियां मौजूद है। पुराने वक्त में कुष्ठ रोग को संक्रामक और शारीरिक संबंधों से फैलने वाला रोग माना जाता था और इसका इलाज एक पारे की मदद से किया जाता था। इस बीमारी को हैंसेन का रोग भी कहा जाता है। कई दफा ये बीमारी खून की रगों में भी फैली हुई होती है और जिस्म पर कोई काव नहीं डालती। ये बीमारी आज भी हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों को अपना शिकार बनाती है। आज के वीडियो में हम इसी लेप्रेसी या कुष्ठ रोग के बारे में जानेंगे। इंसानों ने इस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश कैसे की और कैसे उन लोगों का इलाज किया जो इस भयानक बीमारी का शिकार हुए थे। लेप्रेसी या कुष्ठ रोग ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी इंसान की चमड़ी और तंत्रिका तंत्र पर अपना असर डालती है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। ये आकस्मिक संपर्क यानी छूने से नहीं फैलती, जैसे हाथ मिलाना, संक्रमित व्यक्ति के पास थोड़ी देर बैठना और ना ही शारीरिक संबंध बनाने से फैलती है, ना ही गर्भावस्था में फैल सकती है। लेप्रेसी फैलती है इंसान के शरीर से निकलने वाले उन कतरों द्वारा जो खांसने या छींकने पर बाहर आते हैं। यानी लेप्रेसी से पीड़ित इंसान आप पर खांसे, छींक मारे तो आपको ये बीमारी लग सकती है और ये डिपेंड करता है सामने वाले की सेहत पर। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों पर यह बीमारी जल्दी असर करती है। लेप्रेसी होने पर भी इसके मरीज को बीमारी का फौरन पता नहीं चलता क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे अपना असर डालती है और लक्षण सामने आने में सालों लग सकते हैं। ये बीमारी कुपोषित और खराब परिस्थितियों में रहने वालों में ज्यादा फैलती है। बाकी बीमारियों की तरह लेप्रेसी पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये पता लगने पर भी कि किसी जिंदा इंसान को लेप्रेसी है फिर भी 100% नहीं कहा जा सकता क्योंकि लेप्रेसी पहले शरीर के अंदर फैलती है। शरीर के बाहर रहकर पनपना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बीमारी पैर की उंगलियों या अंगूठों में नुकसान का कारण बन सकती है। इस बीमारी में मांस गलकर झड़ने लगता है। मतलब लेप्रेसी मांस खाने वाला कोई बैक्टीरिया नहीं, लेकिन ये इंसान की चमड़ी और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से मरीज अक्सर हाथों और पैरों की फीलिंग्स खो देता है। उसे हाथों और पैरों में कुछ भी महसूस नहीं होता, ना ही जिस्म पर कट लगने पर उसे दर्द होता है। यानी अगर लेप्रेसी के मरीज को कोई जख्म लग भी जाए तो उसे अपने जख्म का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसे जख्म लगने का दर्द महसूस ही नहीं होगा। कई बार ये बीमारी पीड़ित के हाथों पर इतना असर डालती है कि हाथ पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देते हैं। अगर इसका असर चेहरे तक पहुंच जाए तो ये मरीज को अंधा भी कर सकती है। ये बीमारी आँख, मुंह और नाक को पूरी तरह खराब कर देती है। ज्यादा फैल जाने पर ऐसा लगता है जैसे मरीज के चेहरे से आंखें, नाक, मुंह सब कुछ चढ़कर गिर गया हो। इसके अलावा जिस्म पर बड़े बड़े घाव भी पड़ जाते हैं, लेकिन मरीज को इसका भी दर्द महसूस नहीं होता। कई केसेस में तो मरीज का पूरा नाक ही गायब हो जाता है और ये बीमारी मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाती है जिससे आदमी बाप बनने के भी लायक नहीं रहता। ये लेप्रेसी कई हजार सालों से इंसानियत को अपना शिकार बनाती आ रही है और बहुत पुरानी बीमारी है।
बहुत से एविडेंस से ये बातें भी सामने आई है कि लेप्रेसी नाम की ये बीमारी दरअसल इंडिया यानी हमारे हिंदुस्तान के उपमहाद्वीपों में तकरीबन 2000 ईसा पूर्व से पहले से पाई जाती है। लेप्रेसी की पहचान 600 ईसा पूर्व में भारत और चीन के तबीबों द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि ये बीमारी तब फैली जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर आजम चौथी ईसा पूर्व में अपनी फौज लेकर भारत आया था। रोमन एम्पायर के वजूद में आने से पहले ये नॉर्थ अफ्रीका में भी फैल चुकी थी, लेकिन पुराने वक्त में किसी को भी इसका क्या इलाज करना है ये मालूम ही नहीं था। आइए जानते हैं कि पुराने वक्त में लेप्रेसी का इलाज कैसे तरीकों से किया जाता था। सबसे ज्यादा लेप्रेसी के मरीजों को भेड़ के बच्चे के खून में पूरी तरह नहलाया जाता था। माना जाता था कि ये कुष्ठ रोग ऊपर वाले की तरफ से दी गई मरीज के पापों की एक सजा है। प्राचीन ग्रीक में इसे एलिफेंटियासिस ग्रीकोरम के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र और चीन में तो कुंवारी औरतों या बच्चों को मारकर उनके खून को लिया जाता इस बीमारी के इलाज के लिए। डी सेक्रेटिस नेचुरी में ये बातें भी दर्ज है कि साल 1790 में एक कुत्ते के खून का भी इस्तेमाल किया लेप्रेसी का इलाज करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि इस बीमारी ने आखिर उस वक्त लोगों को कितना परेशान किया होगा कि इंसान कुत्ते के खून से इलाज करने पर मजबूर हुआ होगा। इसके अलावा सांपों के जहर का इस्तेमाल, कोबरा सांप के जहर का इस्तेमाल। 1913 में बॉयनेट ने 4000 मधुमक्खियों के डंक का इस्तेमाल भी किया। सांपों की जगह कभी कभी बिच्छू, मेंढक और एनाबास नाम की मछली के मल का भी परीक्षण किया गया, लेकिन लेप्रेसी का इलाज इन सबसे मुमकिन नहीं हो पाया। फिर उस वक्त के लोगों ने आर्सेनिक और हेलेबोर जैसे जलन पैदा करने वाले तत्वों से लेप्रेसी के हिस्सों को दागना भी शुरू किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय दंतकथा के हिसाब से श्री राम को कुष्ठ रोग हो गया था। फिर कलव पेड़ का फूल खिलाकर उनका इलाज कराया गया। उसके बाद उसी फूल से उन्होंने राजकुमारी पिया का भी इलाज किया। फिर इस जोड़े ने बनारस लौटकर अपनी इस खोज के बारे में दुनिया को बताया। इसके अलावा चाल मोगरा के तेल को भी इस बीमारी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्नोकार्पस वेगिताना नाम के पेड़ से ये तेल निकलता, जिसे संस्कृत में तुवकार और हिंदी फारसी में चाल मोगरा कहा जाता है। चाल मोगरा से इलाज का पहला सक्सेसफुल केस मिस्र में देखने को मिलता है, जहां सुल्तान हुसैन कामिल के पर्सनल डॉक्टर टार्टोलिस बे ने 1894 में मिस्र के एक 36 वर्षीय मरीज को चाल मोगरा के प्रत्युपयाजक इंजेक्शन देना शुरू किए। तकरीबन 6 सालों और 584 इंजेक्शन लगाने के बाद बताया गया कि वो मरीज लेप्रेसी की बीमारी से ठीक हो चुका है। इस बीमारी का अब तक का सबसे भयानक समाधान था कोडी कॉलोनिस की बुनियाद, यानी लेप्रेसी से पीड़ित मरीजों को आम इंसानी बस्ती से दूर सुनसान इलाकों में लाकर बसाया जाता था। मिडिल एज में ये लीपर कॉलोनीज बहुत बड़ी तादाद में बसाई जाने लगी। इन कॉलोनीज में लेप्रेसी के सारे मरीजों को लाकर क्वारंटाइन में रख दिया जाता था। इनकी देखभाल चर्च के हाथों में होती थी। लीपर कॉलोनी बनाने के पीछे वजह ये थी कि ये लेप्रेसी मरीजों से होकर दूसरे इंसानों में ना फैले। लीपर कॉलोनीज में मरीजों को खास तरह के निशान वाले कपड़े पहनाए जाते और एक खास तरह की कंटीन पर लटकाई जाती, ताकि दूसरे इंसान दूर से ही पहचान ले कि ये लेप्रेसी का शिकार है, इससे तो दूर ही रहना है। इंग्लैंड के अंदर तो 11वीं और 14वीं सदी के बीच में लेप्रेसी के मरीजों के घरों को भी तोड़ दिया जाता था। यूरोप में लेप्रेसी के पेशेंट को खाना और पैसों की भीख मांगने पर मजबूर किया जाता और इनके बदले में वो लोगों को दुआएं देते थे। लीपर कॉलोनी का नोटेबल एग्जाम्पल है कालू पापा, हवाई का एक छोटा सा आइलैंड जिसे कानूनी तौर पर लीपर कॉलोनी बनाया गया। लेप्रेसी के मरीजों के लिए खास जगह, जैसे ये कोई अपराधी हो। 1960 से लेकर 1969 तक हवाई राज्य ने इसे कानूनी तौर पर लीपर कॉलोनी बनाए रखा। यहाँ तक कि आज भी ये जगह विकसित नहीं हो पाई और लेप्रेसी की वजह से सोसाइटी से दूर किए गए मरीज आज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आम लोगों का जाना मना है, लेकिन हर लेप्रेसी के मरीज के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। यरूशलेम के इतिहास का एक प्रसिद्ध बादशाह बेल्डविन फोर्थ भी इसी बीमारी को लेकर जन्मा था। इसके माँ बाप को बचपन से ही इसकी बीमारी का तब पता चल गया था जब खेलते हुए बेल्डविन को चोट लगी, मगर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। अब ये माँ बाप की इकलौती संतान था,
इसलिए इसकी बीमारी को सबसे छुपा कर रखा गया। अपनी पूरी जिंदगी बेल्डविन फोर्थ हाथों में लोहे के दास्ताने और चेहरे पर चांदी का मुखौटा लगाए राज करता रहा। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज से मुकाबला भी किया। बेल्डविन फोर्थ का दाहिना हाथ लेप्रोसी की वजह से काम करना बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने इसी हाथ से कई लड़ाइयाँ लड़ी और आज इसे ईसाइयों के इतिहास का सबसे बहादुर राजा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज का समाज तो लेप्रोसी के मरीजों को एक कलंक मानता है। ये तो इन विचारों के साथ सरासर नाइंसाफी है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में लेप्रोसी से ठीक हो चुके दर्जनों मरीज मौजूद हैं, जिन्हें सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया गया था। 1950 के दशक में चीन की साम्यवादी सरकार ने इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों के लिए दूर के इलाकों में रिकवर्ड विलेजेस की स्थापना की। ये लोग ठीक होने के बावजूद इन्हीं इलाकों में पड़े रहते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया ने इन पर बीमारी का कलंक लगा दिया है। हिब्रू बाइबल में भी इस बीमारी का उल्लेख मिलता है। सेंट डेमियन, जो एक रोमन कैथोलिक पादरी था, मोलोकाई में मौजूद लीपर कॉलोनी में मरीजों की मदद के दौरान उनको ये बीमारी लग गई, लेकिन वो अपनी मौत तक मरीजों की देखभाल ही करते रहे। वियतनामी कवि हैन मैक्टो भी इसके मरीज रह चुके हैं। बाइबल की लिखी बातों पर ध्यान दे तो मूसा की बहन, सीरिया का सेनापति नामन सीरियाई, पैगंबर एलीशा का सेवक गेहाजी और हजरत ईसा से ठीक हुए बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार थे। लेप्रोसी के सारे नए मामलों में आधे से ज्यादा मामले भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया के हैं और इनमें से भी आधे से ज्यादा केस भारत के हैं। बहुत सी बार ये बीमारी इंसानों को परेशान करके रख देती है। ज्यादातर औरतें और बच्चियां बीमारी के लक्षण होने के बावजूद इसका खुलासा नहीं करती, क्योंकि वो सोसाइटी से दूर किए जाने से और कलंक बनने से डरती है। ऐसे में बीमारी अपने आखिरी चरण में पहुंच जाती है और फिर इतना नुकसान कर देती है कि जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। भारत सरकार ने इसकी वैक्सीनेशन और टीकाकरण भी शुरू किए हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इसको रोका नहीं जा सकता। WHO भी इस बीमारी को रोकने की और कम से कम ये बीमारी फैले इसकी कोशिशें कर रहा है। कुछ बातें जो जानने लायक है। लेप्रोसी के शुरुआती लक्षण: त्वचा का सुन्न हो जाना, तापमान में बदलाव महसूस ना होना, स्पर्श महसूस ना होना, सुई या किसी चीज का लगना महसूस ना होना, कट लगने पर दर्द ना होना, जोड़ों में दर्द, चमड़ी पर दबाव पड़ने पर भी कुछ महसूस ना होना, चमड़ी पर फोड़े या चकत्ते के निशान बनना, फफोले, पीले रंग के घाव या धब्बे, आंखों में सूखापन आना, ये शुरुआती लक्षण है। ऐसा होने पर जल्द ही डॉक्टर के पास भागे। जब लेप्रोसी की बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है तो जिस्म पर बड़े बड़े अल्सर बनने लगते हैं, वक्त के गुजरते उंगलियां छोटी होने लगती है और चेहरे की खूबसूरती बिगड़ने लगती है। लेकिन आज के दौर में इस बीमारी को डेप्सोन, रिफेम्पिसिन और क्लोफाजिमाइन नाम की दवाओं से कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है।